जोहार। झारखंड विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया का आज एक दिन और कल बचा हुआ है। अभी कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ नामांकन का मेगा शो चल रहा है। जो जो मुख्य प्रत्याशी है, तीनों प्रत्याशियों का नामांकन आज ही हो रहा है। आरजेडी से सुभाष यादव जी जो पैरोल पे आए हुए हैं, फिलहाल जेल में है, उन्होंने भी अपना नामांकन करा लिया है। बीजेपी से तीसरी बार डॉक्टर नीरा यादव ने अपना नॉमिनेशन कराया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शालिनी गुप्ता ने भी अपना नॉमिनेशन कराने के लिए अंदर गई हैं। तो क्या लग रहा है कोडरमा विधानसभा की बात की जाए, आज तीनों प्रमुख प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कराया है, क्या कुछ कहेंगे? सुबह कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो यहाँ के मतदाताओं पर निर्भर है, मगर जो एक चुनावी जो एक समीकरण बनता है, हर पार्टी ये चाहता है कि वोटों का ध्रुवीकरण करें और अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को जो है वो लुभाने का काम करें। ऐसे में आपको बता दें कि ये इस बार की जो चुनाव होगी वो त्रिकोणीय मुकाबला मानी जा रही है, जिसमें यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं नीरा यादव, वो लगातार 10 वर्षों से क्षेत्र का एक विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करते रही हैं। वहीं सुभाष यादव जो है वो आरजेडी प्रत्याशी हैं और बता दें कि 2014 की जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो यहाँ से भाग आजमाने के लिए उन्होंने नामांकन किया था, मगर इन मौके पर उनका जो है वो नामांकन फॉर्म जो है किसी तकनीकी कारण से रद्द हो गया था, इसलिए वो उस बार चुनाव में जो है वो हिस्सा नहीं ले सके। ऐसे आपको ये भी मालूम होगा कि जो ये कोडरमा विधानसभा की जो ये हमारा जो क्षेत्र रहा है वो काफी दिनों तक जो है वो राजद का ही इस पर वर्चस्व रहा है। और जो अभी वर्तमान में हमारे अन्नपूर्णा देवी जो अभी भाजपा के जो सांसद हैं और अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, कभी वो राजद में हुआ करती थी और इनके जो पति थे रमेश यादव, उनके समय से लेकर अब तक जो लगभग 5 चुनावों में या कहें कि 20 सालों तक जो है वो राजद का कब्जा रहा है। तो एक तरह से जो चुनाव का जो एक समीकरण होता है जिसमें जातीय समीकरण भी एक बड़ा फैक्टर रहता है, तो जिस तरह से राजद ने यहाँ के जो अकलियतों को साथ लेकर सामाजिक न्याय के रूप में यहाँ पर जो चुनाव लड़ा था ये 20 सालों के दौरान में, तो जीत का मुख्य वहाँ पर जो वोटों का ध्रुवीकरण था वो एम वाई समीकरण पर था, जिसमें ये क्षेत्र में यादवों की बहुलता है और उसमें जो है इनका साथ जो जब है वो अल्पसंख्यकों का मिल जाता है और बाद में जो हमारे कुछ दलित वर्ग के भी वोटर इनके साथ आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वो राजद का थोड़ा पलड़ा भारी दिखता है। मगर जो 2019 का और 2014 का अगर चुनाव देखें तो इसमें एक परिवर्तन देखने को मिला कि जो कभी राजद के जो पूरा गढ़ माना जाता था इस क्षेत्र को, वो 2014 के चुनाव के बाद में है वो अब जो है वो अभी फिलहाल भाजपा के खेमे में चला गया है। और भाजपा ने जिस तरह केंद्र में सरकार बनाते हुए एक डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए 2014 के चुनाव में उन्होंने उतरे और उस समय उन्होंने जीत, हालांकि उनकी वो पूर्ण बहुमत जीत नहीं थी, उसमें भी जेबीएम के 6 विधायकों को अपने पाले में लाने के बाद उनकी सरकार बनी और उस दौरान उन्होंने 5 सालों तक यहाँ पर जो है वो सरकार चलाई। और इसके बाद जो एक उन्होंने डबल इंजन की सरकार के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया, इसके बाद कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन दिख रहा है। तो ऐसे में इस बार भी चूंकि राजद का जो उम्मीदवार है वो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और वो राजद को यहाँ पर जो उनका पुराना परंपरागत सीट रहा है या उनके वोटरों का एक बड़ा जो एक बहुमत रहा है उसको लेकर वो यहाँ से एक बार जो है वो फतह करने के लिए आए हैं। लेकिन उस पर इनकम टैक्स ईडी की कार्रवाई चल रही है, वो जेल में रहकर चुनाव लड़ेंगे, कितना टफ हो जाएगा। वहीं एक तरफ बीजेपी है जो बड़ी उम्मीदवार है, हर कार्यकर्ता है उनके पास, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शालिनी गुप्ता भी है। क्या चुनौती होगा आरजेडी के? मैं कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव जो है वो 2 दलों के आमने सामने की नहीं है, त्रिकोणीय है। जहां तक शालिनी जी की बात है तो शालिनी जी भी हमेशा इस क्षेत्र से जुड़ी रही हैं और 2019 के चुनाव में जब भाजपा और आसू में गठबंधन नहीं हुआ था उस समय बतौर आसू उम्मीदवार के रूप में मैदान में आई थी और उस समय भी उन्होंने करीब 45,000 वोट लाया था। तो इस तरह से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है इसमें अगर सुभाष यादव की बात करें जो अभी फिलहाल जेल में है ईडी की कार्रवाई के तहत, तो जेल से चुनाव लड़ना किसी भी प्रत्याशी के लिए काफी मुश्किल होता है और ऐसे में उनका चुनावी मैनेजमेंट किस तरह के होगा और किस तरह से उनकी पार्टी जो है उनको जेल में रहते हुए इस सीट से जिताने का प्रयास करेगी या इनका जो एक रणनीति बनेगा कि कैसे वोटरों को हो सकता है कि ये जेल का हवाला देते हुए, जैसा ये बार बार कह रहे हैं कि अभी भी वो जो जेल में है वो एक भाजपा की साजिश है,
तो इस साजिश को जो जनता के बीच में रखकर उनका कहीं ना कहीं सहानुभूति लेते हुए वो चाहेंगे कि जो है वो हमको सहानुभूति मिले और हमें यहाँ से जीत दर्ज हो। वैसे उनके साथ अभी फिलहाल जो भाजपा के भी उम्मीदवार हैं वो भी उनके ही जात के हैं, स्वजातीय हैं, और ये भी जो है वो यादव वर्ग से आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी कैंडिडेट जो हैं वो निर्दलीय रूप में हो, चाहे JKLM के उम्मीदवार मनोज यादव को, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में फिलहाल जो है वो हो सकता है कि कुछ जो जातीय जो एक समीकरण बनता है उसमें ये छोटी मोटी दलें भी सेंध लगाए, और जो बातें हैं इनके स्वजातीय मतों की, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को जो पिछली बार भी जीत मिली है तो ये इनके वर्ग के जो वोट हैं वो 50-50 पर ही जाएंगे और बढ़ जाएंगे। इसमें अकलियतों का वोट जो है, जो अल्पसंख्यकों का वोट है, वो भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा। और अभी जैसा लग रहा है कि अभी इस बार अकलियतों का रुझान देखने को मिल रहा है वो एक तरफा नहीं दिख रहा है, जबकि ऐसा माना जाता है कि अल्पसंख्यक वैसे ही उम्मीदवार के साथ होते हैं जो भाजपा को हराने में सक्षम हो। लेकिन इस बार यहाँ का समीकरण इस रूप में भी बदल रहा है कि चूंकि शालिनी जी ने अब 2019 के चुनाव में जो तीसरे नंबर पर रही थी, उसके बाद उन्होंने समझा कि हार का मूल कारण क्या है, तो इस बार उन्होंने अल्पसंख्यकों को भी इन 5 सालों के दौरान अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर ये तीनों उम्मीदवार भाजपा, राजद और आजसू के जो हमारे शालिनी गुप्ता हैं, ये तीनों में नेक टू नेक का टक्कर होगा और बाजी किसके हाथ जाएगा ये अंत में वोटों के ध्रुवीकरण पर निर्भर करेगा। शालिनी गुप्ता जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, जो उनके अपोजिशन में हो गए, उनका मुकाबला मोदी जी से होगा, हेमंत सोरेन जी से होगा, तेजस्वी जी से होगा, लालू जी से होगा। तो कैसे वो पार पाट पाएंगे, उन लोगों को कैसे पछाड़ पाएंगे? देखिए, चुनाव का जैसे जैसे जो है वो हम लोग हाईटेक के में जा रहे हैं, लोगों में शिक्षित या जागरूकता की जो एक जो अभी वर्तमान में जो हम लोगों को देखा जा रहा है कि लोग अब अपने वोट के मायने को समझने लगे हैं। पहले होता था कि कहीं फतवा जारी हो जाए या जात विशेष का कोई बैठक हो जाता था तो वोट एक ध्रुवीकरण होकर चला जाता था। पर जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा है और लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूकता आ रही है, तो ऐसे में मतदाताओं को किसी खास समाज या वर्ग में गोलबंदी करना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। मगर माना जाता है कि चुनाव जो है वो कहीं न कहीं सामाजिक, आर्थिक या जातीय समीकरण कहें या सांप्रदायिक समीकरण से भी जीता जाता है, और भरसक प्रयास भी करते हैं प्रत्याशी कि हम वोटों का ध्रुवीकरण करें। काम भले न करें पर कहीं न कहीं संप्रदायवाद के नाम पर, जातवाद के नाम पर मतदाताओं को अपने रूप में, अपने पक्ष में कर ले। तो इसमें होगा कि चूंकि देखिए अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा कह रही है कि जिस तरह से हम लोगों ने, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, युवाओं के बात हो, या किसानों की बात हो, या गरीबों की बात हो, हमने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। यहाँ तक कि जो यहाँ के ट्राइबल है, आदिवासी जो है ये हमारे प्रदेश के, उनके लिए कहा जाता है कि इनकी सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए हमने बहुत काम किया है। तो निश्चित तौर पर अब वोटर जो है, पिछले बार आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि कोडरमा संसदीय सीट से खासकर महिलाओं का जो रुझान था कि मोदी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। तो कहीं ना कहीं मोदी के प्रति जो एक वर्ग है उसका, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, जो उनके वोटर हैं वो जाएंगे। रही बात, इस बार हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना लेकर आई है, काफी महिलाएं उनके तरफ दिख रही है, उनके सामने है। आज मैंने बीजेपी के रैली में भी महिलाएं आए थे, उनसे मैं बात कर रहा था, बोला हमें जो पैसा दे रहा है हम उसी को वोट देंगे। सही बात है कि जिस तरह से हेमंत ने मास्टर स्ट्रोक एक तरह से खेला चुनाव के एन मौके पर, और जिस तरह से महिलाओं के लिए उन्होंने जो है चुनाव का बिगुल बजने के 2 महीना या 1.5 महीना पहले जो महिलाओं को एक समझा कि अगर इस वोट बैंक को हम अपने पक्ष में कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे परिवार को भी अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो उन्होंने बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक मारते हुए उन्होंने मैया योजना चालू किया, और धनाधन उनके खाते में, जो कि पहले शायद इनकी घोषणा थी कि हम अपने जो भी हमारे महिला सशक्तिकरण के तहत है उनको हम जो है चूल्हा चौका का भी पैसा देंगे, और 72,000 रुपए के वादा किए थे। लेकिन जब देखा उन्होंने कि हमने 5 सालों तक बहुत कुछ नहीं कर सका, जिसका उन्होंने कारण भी गिनाया कि जेल में रहना पड़ा, कोरोना का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में चुनाव के एन मौके पर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक के तहत जो इन्होंने मैया योजना शुरू किया, और लास्ट में उन्होंने घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो दिसंबर में हम हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भेजेंगे, और अगली सरकार बनेगी तो हर के खाते में 5-5 लाख रुपए तक देने का बात करेंगे। कोडरमा के क्षेत्रों में लगातार काफी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं और
जमीनी तौर पर आप उतर कर पत्रकारिता करते हैं, तो कोडरमा विधानसभा में क्या मुद्दे? देखिए जब आज निश्चित तौर पर सरकार की योजनाएं जो चलती हैं वो राज्य स्तर पर होती हैं और वो किसी खास विशेष के लिए नहीं होती है, मगर जनता का एक अपना लोकल स्तर पर भी डिमांड होता है कि हमारी जो यहाँ की स्थिति है उसमें हमारी दवाई कमाई और पढ़ाई की व्यवस्था हो पा रही है कि नहीं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर चूंकि ये हमारा कोडरमा विधानसभा जो है वो एक तरह अबरक नगरी के रूप में जाना जाता था और यहाँ रोजगार का लोगों का मुख्य जरिया जो था वो ढीबरा और पत्थर हुआ करता था। लेकिन आने वाले कुछ दशकों से जिस तरह से सरकार की अनदेखी कहें या वन क्षेत्र का हवाला कहें कि सारे जो यहाँ पर जितने खनन पट्टे थे वो जब ये सेंचुरी एरिया बना 80 के दशक में, तो सारा कुछ जो है जंगल में चल जाने के बाद यहाँ पर न तो किसी सरकार ने इसके विकल्प के रूप में कोई कल कारखाने खोलकर रोजगार के लिए युवाओं को कोई विकल्प दिया। ऐसे में यहाँ पर पलायन एक बड़ी समस्या बन गई और जो अभी वर्तमान में जो भी दल होंगे उनमें मुद्दे जो भी गिनाए, लेकिन युवाओं की एक आवाज जरूर उठेगी कि यहाँ का जो परंपरागत रोजगार का साधन था वो आज हमारे लिए नहीं रहा, हम पलायन के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो सारे जो उम्मीदवार हैं उनके लिए चुभेगी और उनको जवाब जनता को देना होगा। एक सवाल, बीजेपी की जब से प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा हुई उसके बाद एक होड़ सी लग गई है, उठापटक हो रहे हैं, बीजेपी के काफी नेता जेएमएम में शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा इस बार बीजेपी को? देखिए जबाजी ये कोई खास पार्टी विशेष की बात नहीं है, सही कहा कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें चाहत होती है कि हम जब इतने दिनों से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं या हम इतने सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं तो हमें भी अपने पार्टी की ओर से कभी आगे बढ़ने का यानी विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन अभी की जो एक समीकरण बनती है कि पार्टियां अंतिम आवर तक देखती है कि हम अमुक क्षेत्र में अगर जीतना चाहते हैं तो वहां के लिए हमें बोरो प्लेयर लाने की जरूरत है या लोकल में हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनमें किनको टिकट देना है। सभी को टिकट देना किसी के भी पार्टी के बस की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता काफी आरोप लगा रहे हैं कि आयातित नेता जो दूसरे पार्टी में उन्हें उठाकर पार्टी ला रही है, उसे टिकट दे रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं झंडा पोस्टर लगातार आंदोलनों में रहते हैं उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा। देखिए ये बात कहे आपने कि भाजपा के जो सक्रिय कार्यकर्ता है, डिवोटी कार्यकर्ता है, वो देख रहे हैं कि आयाती जो हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं पार्टी ला रही है, तो निश्चित तौर पर थोड़ी तो उन आक्रोश है और इसी का फल है कि आप देखे होंगे कि जो है वो कई नेता, इसमें लुइस मरांडी भी हैं जो बहुत भाजपा के पिछला दुमका चुनाव भी उन्होंने हेमंत सोरेन जी को हराई थी और उसके बाद पिछली चुनाव में भी जो हमारा 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें वो प्रत्याशी के रूप में आई थी। तो इस तरह से लुइस मरांडी की बात करें और भी कुछ नेता हैं जो अंतिम समय में टिकट नहीं मिलने से आक्रोशित होकर पार्टी छोड़ दिया। लेकिन ये भाजपा की बात आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन के साथ जिस तरह से जेएमएम ने किया कि उन्हें मात्र 156 दिन का जो है मुख्यमंत्री बनाने के बाद जब ये फिर जेल से रिहा हुए हेमंत जी, तो उसके बाद उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, जिसको लेके जो है एक बात उतरी कि जब चुनाव का इतना कम दिन बचा हुआ था तो फिर से हेमंत जी को जो है वो गद्दी संभालने की जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं उनके साथ अपमान हुआ है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कौन सी सरकार बना पाएगी? देखिए अभी फिलहाल जो मुख्य दल हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों अपने भीतर घात को पहले उभर ले, उनसे निपट ले, उसके बाद जनता मालिक है, वो देख रही है कि वास्तव में कौन जनता को जो है वो सही रूप में एक दिशा और दशा देने का काम करेगा। फिलहाल अभी ये जो है वो मतदाताओं के गर्भ में है, लेकिन निश्चित है कि सारी पार्टियों को जो है वो भीतरघात को लेकर कहीं ना कहीं आघात पहुंचेगा। क्या लग रहा है बीजेपी किसे उम्मीदवार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगी? देखिए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की बात करें तो अभी तो आप देखते हैं कि हर पार्टी में महत्वाकांक्षा बहुत है। रघुवर दास जी तो फिलहाल तो राज्यपाल बने हुए हैं, इस बार उन्होंने अपनी बहू को उतारा है जमशेदपुर पूर्वी सीट से। लेकिन अभी भी अगर भाजपा में बात करें अगर मुख्यमंत्री के होड़ में तो सर्वप्रथम तो बाबूलाल मरांडी ही नजर आते हैं कि अभी जो पार्टी जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर चुनाव में जो है वो फतह करना चाहती है। मगर पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है, इनकी रणनीति क्या होगी वो तो बाद में समझा जाएगा। लेकिन अभी बिलाल विकल्प के रूप में देखा जा रहा है कि प्रथम दावेदार जो है वो बाबूलाल मरांडी, वो हो सकता है कि अंतिम रूप में कभी वो जो है अर्जुन मुंडा को भी सामने लागे, लेकिन जो भी बनेगा वो आदिवासी ही
इस क्षेत्र का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, इतना तो मैं श्योर कर सकता हूँ। अच्छा ठीक, एक चर्चा और भी चल रही है कि बीजेपी जो परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाती रहती थी, लेकिन इस बार जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ता खुद इस पर आवाज उठा रहे कि इस बार परिवारवाद बीजेपी में हुआ है। सही कहा आपने कि जिस तरह से भाजपा बराबर से कांग्रेस हो या राजद हो या सपा हो, सब पर यह आरोप लगाते रही है कि ये पार्टी किसी खास परिवार के ही दायरे में सिमट कर रह गई है और इसी पार्टी के जो भी हो, चाहे उनका बेटा हो, बहू हो या पत्नी हो, यही मुख्यमंत्री बनते हैं। और टिकटों का बंटवारा भी इसी तरह किया जाता है कि इनके सारे रिश्तेदार जो हैं वो कहीं ना कहीं विधायक या सांसद बन जाए, और इसको ये बराबर जनता के बीच भी रखती है। लेकिन इस बार के 2024 के चुनाव में, झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि अब पार्टी चाहे क्या उनकी व्यवस्था होगी, मगर दो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। एक जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके जो है वो बेटे को चुनाव में उतारा है, और एक मुख्यमंत्री ने अपने बहू को चुनाव में उतारा है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा को भी इस बात का जवाब देना होगा कि जिस परिवारवाद पर वो अन्य पार्टियों पर निशाना साधती थी, अब उसके लिए भी क्या वही रास्ता बचा है? अब जी एक सवाल, इंडिया गठबंधन जो वाम दल से भी गठबंधन हुआ था, लेकिन यहाँ राज धनवार से जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा हुई, लगता है अब गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए, गठबंधन की बात करें तो जो पिछली बार जो चुनाव इन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से सारे को अपने में समेटते हुए लड़ा था, हालांकि उस गठबंधन में उस बार वाम दल को नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा गठबंधन के जो दायरा था उसको बढ़ाते हुए इस बार वाम दलों को भी टिकट देने की बात। सबसे बड़ी बात है जाबाज जी कि जो राजद जो है वो, जिसके एक मंत्री भी रहे इस सरकार में, हेमंत सरकार में, तो इस बार जो सीट शेयरिंग हुआ है, इसमें कहें तो कांग्रेस और जेएमएम ने बिना राजद को विश्वास में लिए खुद ही जो है 81 में से लगभग 70 सीटों का बंटवारा कर लिया। तो ऐसे में इसलिए राजद भी काफी नाराज थी, और उसके नेता जो हैं, जो सुप्रीमो तेजस्वी यादव, लगातार पिछले रविवार से ही झारखंड में डेरा डाले हुए हैं, और कई दफा मुख्यमंत्री से इस बात पर बात हुई, यहाँ तक कि उसके प्रवक्ता जो थे, उन्होंने खुलेआम मीडिया को कहा कि अगर हमारे सम्मानजनक समझौता नहीं होगी गठबंधन के तहत, तो हम 22 सीटों पर मजबूत है और वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने शायद आकलन किया या क्या व्यवस्था रही कि पिछली बार 7 पर लड़े थे, लेकिन इस बार 22 तो नहीं मिला, फिर 12 पर आए और अंत में 6 सीट पर समट कर रह गए। हालांकि 2019 के चुनाव में वो 7 पर जरूर लड़े थे, लेकिन मात्र 1 सीट पर उन्हें जीत मिली थी और 5 में वो रनअप रहे थे। एक सवाल एकदम लॉजिकल, वन वर्ड में देना है, कोडरमा में क्या बदलाव होगा या फिर से नीरा यादव हैट्रिक मारेगी? देखिए, नीरा यादव की जहां तक बात है हैट्रिक मारने का, तो निश्चित रूप से इस बार भी उनकी दावेदारी को कम नहीं आंका जाए, क्योंकि जो भाजपा के वोटर, हमने जो अब तक अपने पत्रकारिता जीवन में विश्लेषण किया है कि भाजपा के वोटर रोड पर नजर नहीं आते, वो नीतियों पर चलते हैं। और आज देश में 2 तरह की ध्रुवीकरण चल रही है, जिसमें एक पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात करती है, तो दूसरे सबको साथ लेकर और धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। लेकिन हाल के दिनों में केंद्र हो या सरकार या राज्य में अभी जो है एक जो ध्रुवीकरण चल रहा है, वो राष्ट्रवाद पर ज्यादा प्रमुखता से है, और भाजपा जिस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को वोट देने के लिए या अपने और जो है पक्ष में करने का प्रयास करती है, उससे नीरा यादव भी मुकाबले में बड़े टक्कर देने के स्थिति में रहेंगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो कोडरमा जिले से काफी दिनों से पत्रकारिता क्षेत्र में है, संतोष जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कोडरमा विधानसभा में क्या स्थिति है और क्या माहौल बन रहा है। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना।